बात कर दूं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो कुछ हद तक मेरे साथ भी है। उसके बाद मैं मज़ीद जो है वो गुफ्तगू आगे ख़बरें जो है वो डिस्कस करते हैं। आयशा जहांज़ेब की जानिब से जो है वो आज एक सुलहनामा जो है उसके ऊपर दस्तखत किए गए हैं, और वो उनका आप जानते हैं कि अपने जो शौहर हैं उनके साथ जो है वो एक इशू था, जिसके बाद उनके शौहर की जानिब से जो है तशद्दुद किया गया था इनके ऊपर, और FIR कटवाई गई थी आयशा जहांज़ेब की जानिब से, और उसके बाद उनकी शौहर की गिरफ्तारी हुई थी और इस वक्त वो जुडिशल रिमांड के ऊपर थे। तो पिछले कई दिनों से जो है वो दोनों साइड्स में आपस में मुज़ाकरात चल रहे थे, और ये ज़हन में रखिएगा, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये इनिशिएट जो है वो इनके शौहर की साइड से जो है वो हुए थे, और उसके बाद आयशा जहांज़ेब जो है वो भी इन मुज़ाकरात पे बैठने पे रज़ामंद हुई थी, और उसके बाद दोनों साइड्स ने जो है वो मुझे ये कहा था कि जी आप इसमें जो है वो एक सालसी का किरदार अदा करें। अब ज़ाहिर बात है, जब दोनों साइड्स अगर ये कह रही हैं और मैं दोनों साइड्स को जो है कई सालों से जानता हूँ, तो उसके अंदर फिर मैंने कहा जी ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ, और फिर एक सालिस के तौर पे बैठ के दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो मामलात को हल करवाया गया है। इन्होंने ज़िंदगी आगे चलानी है नहीं चलानी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें, किन बुनियाद के ऊपर किन शराइत के ऊपर आपस में जो है वो कुछ चीज़ें तय हुई है, वो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि दोनों साइड्स ने ये फैसला किया है कि हम इन चीज़ों को पब्लिक नहीं करेंगे। अब ज़ाहिर बात है ये मेरे पास एक अमानत है, लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि इसके अंदर जो है वो ये जो कुछ भी हुआ है, ये सुलहनामा हुआ है, और उसके मुताबिक जो है वो आयशा ने जाके अदालत के अंदर जो है अपना ये बयान आज दे दिया है, तो उसके मुताबिक जो है अब ये मामलात ख़त्म होने जा रहे हैं आपस में। तो उसके अंदर मेरे पास एक पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, उसके ऊपर तमाम ये शराइत जो हैं वो लिखी गई हैं, और उसके बाद ये चीज़ें आपस में इस तरह रिजॉल्व हुई हैं। बस मैं इस हद तक कहूँगा, मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि दोनों की प्राइवेसी है, इन्वॉल्व है वो बीच में, मैं उसका ख्याल रखूँगा। लेकिन बस मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म ये करना था कि उसके अंदर सालसी का किरदार जो है वो मेरा है, उसके अंदर उस मुआहदे के ऊपर मेरे भी सिग्नेचर्स मौजूद हैं। बस अच्छा जी, अब आ जाएँ कुछ दीगर खबरों की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आ गई है, और उस प्रेस रिलीज़ में बेसिकली पिछले 2 दिन से ये मुज़ाकरात आपस में चल रहे थे, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो अब जाके वो आपस में जो गुफ्तो शुनीद हो रही थी वो अब अल्टीमेटली कंप्लीट हुई, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रेस रिलीज जो है जनाब जारी की है। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का कल और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला किया है। ताम इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। मजीद एक सियासी पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को मुसलसल और बेजा तनकीद का निशाना बनाने पर कमीशन में इसकी शदीद मजम्मत की और इसे मुस्तरद कर दिया। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़ेका खेज़ है। कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। मजीद इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया, जबकि PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन वैलिड नहीं थे, जिसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज में इलेक्शंस एक्ट की दफ़ा 215 के तहत बैट का निशान विड्रॉ किया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNAs को PTI का MA ने करार दिया गया है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी एफिलिएशन जाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवाना जरूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया है, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया और ना पार्टी की एफिलिएशन जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरान ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील मुस्तरद कर दी गई। PTI इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाईकोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने मतलब अपनी प्रेस रिलीज में भी जो है वो लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब हमने कोई भी गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं किया। और 39 और 41 के जो मसाइल हैं इन MNAs के कि जिनको PTI का डिक्लेयर किया गया और जिनको PTI का डिक्लेयर नहीं किया गया, उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय दी है। 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ।
मेरा सवाल ये है, दोबारा ये फरमा रहे हैं कि जी वो जो बाकी 41 हैं उन्होंने अपने जो है वो कोई किसी किस्म का टिकट एफिलिएशन जाहिर नहीं की थी, जिसकी वजह से हमने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। आप उस वक्त इलेक्शन से पहले हर 6 घंटे बाद हर रोज़ तकरीबन हर किस्म की प्रेस रिलीज आप निकाल रहे थे। आप अगर उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बता देते कि आपका क्या लाएअमल है, कोई रिटर्निंग अफसर जो है वो आपका PTI की एफिलिएशन को एक्सेप्ट कर रहा था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई उसको रिजेक्ट कर रहा था, एक अजीब घड़मस मचा हुआ था पूरे पाकिस्तान के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए था उस हवाले से क्लैरिटी दे देता ताकि ये घड़मस मचता ही ना। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जनाब हम इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब कहाँ चिट्टा ही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कहाँ चिट्टा ही रहेगा। तो ठीक है, नो इश्यूज, पहले भी इतने महीनों से एक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि 2024 के इलेक्शंस जिस तरह मुनक्किद कराए गए हैं, जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े सानियात हुए हैं उनके अंदर 2024 का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह करवाया है, मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी को कल को जाके जब भी कोई कोर्स होगा ना, आने वाले ब्यूरोक्रेट्स, यंग लड़के लड़कियां जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंटर होंगे, तो उनको मेरे ख्याल में ज़रूर दिखाया जाएगा कि बेटा बड़ा होकर ना यहो जो काम ना करना, ये जिस तरह का आपने ये काम किया है ना, इस तरह का बेटा काम कोई ना करना। तो बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ने अप टू द स्टैंडर्ड वो काम किया जो उन्हें करना चाहिए था। अब पता नहीं, मुझे भी तौहीन है इलेक्शन कमीशन का कि नोटिस ना आ जाए, लेकिन मेरी ये राय है इनके बारे में कि मेरा ख्याल में ये नहीं हो, और वो अभी भी इस बात के ऊपर जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देना। ठीक है, ना दीजिए, आपकी मर्ज़ी है। और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब हम हर सूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का जो है हम एहतराम करेंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इस सारे मामले के अंदर ये हुई है कि 38 आज़ाद जो अरकान थे, 41 में से जो 38 हैं, उन्होंने अपने जो बयान हल्फी हैं वो इसमें जमा करवा दिए हैं और उन्होंने बता दिया कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक डर था कि जनाब कोई मास किस्म की जो है वो एक कैंपेन चलेगी और इनके लोगों को तोड़ा जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी कैंपेन नहीं चल सकी। अलबत्ता 3 अफराद जो हैं वो अभी भी इसके अंदर कम हैं। एक तो साहिबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना, ये 3 अफराद जो हैं वो अभी इनके बयान हल्फी जो हैं वो नहीं आए हैं। साहिबजादा महबूब सुल्तान गायब हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। एक शख्स ऐसे हैं, रियाज फतियाना और मुबीन आरिफ जो है वो बताया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क हैं। वैसे साहिबजादा महबूब सुल्तान के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी मुल्क से बाहर हैं, लेकिन अभी तक कुछ इस मामले में थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक और डेवलपमेंट ये है कि शिबली फराज साहब ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इस ख़त में उन्होंने जुडिशल काउंसिल की जानिब से एडहॉक जजेस की तजवीज़ जो है मुस्तरद करने का मुतालबा किया है। इसमें शिबली फराज साहब ने कहा है कि एडहॉक जजेस तकरीर से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकरीर से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। मुस्तकिल जजेस की तकरीर के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकरीर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस तकरीर की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से PTI के हक़ पे फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार नहीं अपनाया गया। अल जहाद ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहॉक जज की 3 साल के लिए तकरीर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तकरीर हाल ही में की गई है। उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ाकार के बगैर जजेस की तकरीर मज़ीद परेशान कुन है। ज़ेर तजवीज़ जज रिटायर्ड मकबूल बाकर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर हैं। इसी तरह ज़ेर तजवीज़ जज रिटायर्ड तारिक मसूद ने 100 PTI सपोर्टर्स की मिलिट्री कस्टडी केस को तूल दिया और ज़ेर तजवीज़ जज रिटायर्ड मज़हर मियाँ खेल ने PTI और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने के रिमार्क्स दिए। शिबली फराज साहब ने लिखा कि जी सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, 8 फरवरी इलेक्शन केस और हाल ही में PTI पर पाबंदी के मामला ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी सूरत हाल में रिटायर्ड जजेस की तकरीर से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म लेने लगे हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस की कलील मुद्दत मुलाजमत में ज़ेर इल्तवा केसेस में कोई खातिर खा कमी नहीं आ सकेगी। ज़ेर इल्तवा केसेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस की तकरीर में कोई शकूक व शुबात नहीं होने चाहिए। तो एक दफ़ा फिर जो है वो बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्वेशंस हैं वो रिजर्वेशंस जो हैं वो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं इस मामले के अंदर जो है अब क्या डेवलपमेंट होती है। 3 जजेस जो हैं वो ऑलरेडी इस मामले में इनकार कर चुके हैं। अच्छा जी, एक बड़ा सख्त किस्म का बयान जो है वो मरियम नवाज साहिबा का आया है। लाहौर में वो खिताब कर रही थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गालबन ये पहला सख्त रिएक्शन एक बड़ी लीडर की तरफ से
जो है वो आया है। वैसे तो मतलब टियर 2 लीडर जो है लीडरशिप नून लीग की, वो तो इस पर कमेंट कर रही थी, लेकिन अब जो है वो मरियम नवाज़ जो है वो पहली दफ़ा इस पर इन्होंने लबकुशाई की है। वो फरमाती हैं, ये मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि जिसको वापस लाना चाह रहे हैं वो कौम का मुजरिम है। ये कौन लोग हैं जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, किसी ने रखना डाला तो आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही? आइन रीराइट किया जा रहा है। अब आप ज़हन में रखिएगा कि इस सारी गुफ्तगू का जो डायरेक्शन है वो जजेस की तरफ लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 8 खास तौर पे वो जजेस जिन्होंने मखसूस नशस्तों के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला दिया था। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है, वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं। कहा जा रहा है 15 दिन में तहरीक-ए-इंसाफ को ज्वाइन करो, जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। सो बेसिकली मरियम नवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिए कि वो इमरान खान को वापस लाना चाह रहे हैं। IMF को वापस लाने वाला वही है जो अडियाला जेल में अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। किसने नहीं देखा, उन्होंने मुल्क को आग शोहदा की यादगारों पर हमला किया। अदालत को ये सब नज़र नहीं आ रहा। एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम कर रही है तो उसे चलने दो। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। एक शख्स को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आइन को रीराइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दें। नाउ यू कैन सी एक डायरेक्ट जो है वो बेसिकली कन्फ्रंटेशनल माहौल डायरेक्टली जजेस के साथ हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ अलक़ाबात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे चुकी है और अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आला पंजाब, ये ज़हन में रखिएगा, ये बात कह रही हैं। मरियम नवाज़ को शायद ये बात भूल गई है कि वो एक वज़ीर आला भी हैं इस वक्त। सिर्फ पार्टी की सीनियर नायब सदर या सीनियर नायब सदर नहीं है, सिर्फ वो इस वक्त एक ओहदे के ऊपर बैठी हुई हैं। खैर, उन्होंने कहा कि एक शख्स को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कहा जाता है कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फ़ैसले ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन के मुताबिक होने चाहिए। आपने अपना ज़मीर बेचा हुआ है तो हम क्या करें? PTI को वो रिलीफ दिया गया जो उसने मांगा ही नहीं था। किसी ने सियासी अदम इस्तेकाम लाने की कोशिश की तो आइनी हाथों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा एक दफ़ा महंगाई हो जाती है तो उसको वापस लाना मुश्किल काम है। शहबाज शरीफ महंगाई पर काबू पाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला, हमें तनज़्ज़ुली की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला है। जो कुछ भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं और करेंगे। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोलर मनसूबा पंजाब में ला रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर देंगे। अच्छा, अब ये बेसिकली जो कुछ हो रहा है आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के साथ मिला के। ज़रा दोनों को आपस में इकट्ठा मिलाएं ताकि आपको समझ आए कि सेंटिमेंट क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बड़ा डिटेल से ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को जो है वो एनालाइज किया था। आसमा शराजी साहबा को इंटरव्यू के अंदर जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है। नाउ यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो इस बात का जिक्र किया कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शंस को कलदम करार देने की कोई मूव जो है उनको नज़र आ रही है कि वो स्टार्ट हो सकती है और वो उनको अक्टूबर में स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद मरियम नवाज़ अब ये कह रही है कि जनाब ये जो जजेस हैं ये आइन के मुताबिक नहीं अपने ज़मीर के मुताबिक क्यों फैसले कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस जुमले के ऊपर ही बड़ी हैरानी हो रही है मरियम नवाज़ की। यानी कि आप ये कह रही हैं कि इंसान जो है वो उसका ज़मीर जो है अगर किसी चीज़ की उसे इजाज़त दे रहा हो और आइन जो है वो इंसान के ज़मीर को मार देता है। मुझे एक बात बताइए, मतलब आप ये बात कह रही हैं कि आइन में कुछ और लिखा हुआ है और ज़मीर कुछ और कह रहा है, तो यानी इंसान का ज़मीर अगर उससे मलामत कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो कि भाई ये गलत है, आप उसके मुताबिक आप कहें नहीं 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 नहीं, डजंट मैटर। आइन के अंदर जो है ना, आइन के अंदर तो ऐसे लकूनाज हैं, आइन के अंदर तो ऐसी ऐसी शिकें हैं कि जिसका कोई भी हल निकल सकता है, जिस तरह मर्जी आप निकाल लें। ये वही आइन है जिसको नजरिया ज़रूरत के मुताबिक भी इस्तेमाल किया गया है। ये वही आइन है जिसको जजेस ने वैलिडेट भी करके माजी के अंदर जो है बताया कि नहीं जनाब अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो ये अच्छा है आपके लिए, ये मुल्क और कौम के लिए अच्छा है। वहां पर ज़मीर की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए थी उन जजेस को। तो ये जुमला इत्सेल्फ मरियम नवाज़ का जो है बड़ा मज़ेका खेज़ है जिसमें वो ये बात इस किस्म की कह रही है कि नहीं जनाब आप ज़मीर की आवाज़ ना सुने, आप आइन की आवाज़ सुने। आइन तो एक ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पे मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के रख दिया इसको। ठीक है, और अगर यही बात है, मैंने भी इस वक्त ये बात सिंपली ये बात कही थी कि फड्डा किस बात से कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आपने क्यों लोग दे दिए, ये तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मांगे ही नहीं हुए थे, तो आपने उनको ये कि क्यों पकड़ा दिया आपने, ये बड़ी गलत बात की है आपने। मेरा दोबारा मरियम नवाज़ साहिबा से बड़ा बसद एहतराम एक सवाल है, ये माजी में भी मैं कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये रख देता हूँ कि सिंपल सी बात है भाई, वो लोग किस नाम पर इलेक्शन लड़ रहे थे, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, वो कौन सी पार्टी जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे चीखें मार रही थी कि ये हमारे बंदे हैं, ये हमारे बंदे हैं, ये हमारे बंदे हैं, बराए मेहरबानी आप इनको वोट दें।
कौन से लोग थे, किस जमात से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन अब आप कहते हैं कि नहीं, हमें ना आप उस तरह नहीं पसंद है, हमें आप उस तरह पसंद है। और दूसरी बात यह कि आप लोगों के तो अपने साथ माजी के अंदर ये सब कुछ हो चुका है। जब आपके सेनेटर्स के लिए जो कैंडिडेट्स थे उनको आज़ाद कर दिया गया था और उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो आपके वालिद की जानिब से साइंड थे उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको तो और भी ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए, आपको तो खुद एहसास करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली सियासत, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि सियासत नहीं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है बात कीजिए, यही कहा जा सकता है ना कि आप अपनी सियासत के ऊपर मत बात कीजिए। सियासत क्या है? सियासत ये है कि किसी तरह ये लोग हमें मिल जाएं और हमारी नंबर गेम जो है बढ़ जाए। सियासत तो ये है ना जो आपकी पार्टी इस वक्त करने की कोशिश कर रही है। आप सिंपली कह दें कि नहीं जनाब, मुझे मेरा ज़मीर नहीं मानता कि ये लोग जो हैं इनको जो वोट मिला है वो पीटीआई के नाम का मिला है, इनको वोट जो है वो इमरान खान के नाम का मिला है, इनको वोट जो है वो पीटीआई के झंडे का नाम का मिला है। ये लोग जब अपने घरों से निकले थे तो इनके जहन में, इनके दिल में ये बात थी कि हमने इमरान खान को वोट देना है। तो इसलिए ये बनता नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब इन लोगों को जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच कर दिया जाए या हुकूमत के साथ अटैच कर दिया जाए। असल बात तो यही है ना, सिंपल एज दैट। तो ये कोई अच्छा इफेक्ट नहीं जा रहा। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, आप लोग अपना वोट बैंक इससे और ज्यादा हिट कर रहे हैं। अब जिस तरह एंड के अंदर आपने बात की ना 200 यूनिट तक के हवाले से कि जनाब सोलर का हम लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान दें। ये सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन, अच्छा चलें आप मुझे एक बात बताइए, मैं 1 मिनट के लिए, अब आप लोग एक फड्डा खोलने लगे हैं, मैं आगे की प्रेडिक्शन देता हूं ना, ये जो आप फड्डा खोलने लगे हैं, ये आप फड्डा किसके साथ खोल रहे हैं? चीफ जस्टिस जो हैं वो आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर, मेरे ख्याल में 100 से भी अब कम दिन रह गए हैं, उन्होंने रिटायर हो जाना है। और जो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आप लोगों के अगेंस्ट फैसला दिया हुआ है और उनका टेन्योर बड़ा लंबा है, यहाँ पे कई सालों पे मुहित है। ये गवर्नमेंट और आने वाले चीफ जस्टिस की फ्रिक्शन इस तरह चलती रहेगी? क्या आप उनको ये बात कह रही हैं कि नहीं जनाब आपने आइन के मुताबिक नहीं, आपने अपने ज़मीर के मुताबिक क्यों फैसला दिया? आप ये करना चाह रही हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने भी आने वाले चीफ जस्टिस के साथ इसी तरह ही फड्डा ले लिया था, काजी फाइज साहब के साथ उन्होंने इसी तरह ही फड्डा ले लिया था और उसके बाद उसका खुमियाजा देखिए वो चलता रहा। आप लोग तो इस किस्म की बयानबाजी कर जाते हैं, इसका नुकसान जो है ना वो मुल्क को उठाना पड़ता है फिर। और अगले 3 साल फिर हम यही कहानी सुनते रहेंगे। जब ये नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे फिर हम यही कहानी सुनते रहेंगे, हाय हमारे साथ जुल्म हो गया, देखें हमारा तो फड्डा जो है वो डे 1 से स्टार्ट हो गया था। अभी अभी आपकी हुकूमत आई है, अभी, और अभी से जो है वो ये सिलसिला शुरू कर देंगे आप। आई एम सरप्राइज, मतलब ये क्यों ये किया जा रहा है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब के जनाब नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ हिंजरा ने की। इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। शेर अफजल मरवत के मुकदमे का चलान अदालत में पेश नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के बैरून मुल्क रवानगी के बाद वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो मनसूख कर दी है। बेसिकली इन पर ठुलिया मोटरवे के करीब प्लॉट पर बगैर मंजूरी तामीरात का इल्ज़ाम है। थाना नज़ीराबाद में 2019 में शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उनकी गैर हाजिरी पर 15 जुलाई को उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए गए थे। अब वो वारंट जो हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। ये जनाब अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।